Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो ताकि आपके नर्सिंग में आपको कोई दिक्कत ना हो. इस वीडियो पे जितने भी कमेंट्स आएंगे नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के लिए, उस टॉपिक पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी. एंड ये वाला वीडियो भी मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछा था. मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं रिगार्डिंग हिंदी और इंग्लिश. स्टार्ट करते हैं. एंड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल पे आपको BSc नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं. दूसरी चीज़, अगर आप अभी अभी नर्सिंग में एंटर करने वाले हो तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं आपके नर्सिंग के लिए. आप BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. ठीक है. और मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ. मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ. फर्स्ट से 12th तक मैंने पूरा हिंदी में पढ़ा है. एंड देन उसके बाद मैंने BSc नर्सिंग किया था. तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होती है. और यहाँ पे जितने भी माइक्रो टीचिंग आप कह लो या फिर जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. एंड ये चीज़ मैंने कैसे करी है, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट थिंग, आपको ये बहुत क्लियर कर लो आप अपने माइंड में कि इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं है या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कोई जन्म से सीख के आता है. सब लोग यहीं पे आके सीखते हैं. हो सकता है आपने अभी तक नहीं पढ़ा था इसीलिए आपको नहीं आती अच्छे से, बट अगर आप कोशिश करोगे, आप इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तो ये डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी. फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, पहले तो आप डरना बंद करो. दूसरी चीज़, अगर आप ऐसा सोच चुके हो कि आप इस प्रोफेशन में आओगे या फिर आ चुके हो बट अभी आपको डर लग रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है. फर्स्ट थिंग इज़ रीडिंग. देखो, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हो या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हो, बस आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है या फिर ऐसे ही इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप रीड करोगे बार बार तो आपको वर्ड्स पता चलेंगे, आप उनको प्रोनाउंस करना सीखोगे. जो भी वर्ड्स रहेंगे आपको पता चलेंगे, नए नए शब्द. पढ़ना है, रीड करना है, उसके अलावा आपको लिखना भी है. मतलब कैसे लिखना है, देखो, अगर आपका कोई टॉपिक है या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी करनी है तो आप वो लिख सकते हो. बट अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है लिखने के लिए और आप उतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं है कि आप डायरेक्टली कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट कर पाओ, तो ये बहुत ईजी है वे, जो मैंने भी काफ़ी टाइम तक फॉलो किया है कि आप अपनी जो डेली लाइफ है उसी को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करो, उसी को लिखने की कोशिश करो. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एकदम एग्जैक्ट इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के बेसिस पे लिखो. ज़रूरी नहीं है. आप उसको व्हाट्सअप लैंग्वेज में भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो. पहले आप एटलीस्ट आप पहले इंग्लिश लिखना स्टार्ट करो. जब आप इंग्लिश लिखना स्टार्ट करोगे उसके बाद धीरे धीरे आपको रूल्स वगैरह भी आ जाएंगे. ऐसा नहीं है कि अपने आप आ जाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, बट एक आदत आपको लग जाएगी कि आपको इंग्लिश लिखनी कैसे है, आपकी स्पीड बन जाएगी. तो उसके लिए आप ये स्टार्ट कर सकते हो कि आप अपनी डेली लाइफ में जैसे जर्नलिंग करते हैं तो वैसे आप कर सकते हो कि आपने डेली लाइफ में जो भी आपने करा सुबह से शाम तक आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो. आप उसको लिखना स्टार्ट कर सकते हो. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा रूल्स के अकॉर्डिंग चलो. आप अगर सिंपली व्हाट्सअप लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हो जिसको हम इंग्लिश भी बोलते हैं, तो आप लिख हिंदी में रहे हो बट आप उस आपके जो वर्ड्स रहेंगे वो हिंदी में रहेंगे पर आप उसको लिखोगे इंग्लिश में. तो वैसा आप ट्राई कर सकते हो. उसके अलावा आपको रीड करना है, राइट करना और लिसन. आपको 15 से 20 मिनट, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल वो एनाटॉमी का टॉपिक है, फिजियोलॉजी का टॉपिक है, या फिर आपके 12th तक के जो भी सब्जेक्ट्स रहे हैं उनमें से कोई एक टॉपिक है, तो आप उसको इंग्लिश में पढ़ सकते हो. अगर वैसा कोई टॉपिक नहीं है, पढ़ इन द सेंस सुन सकते हो. अगर वैसा कोई टॉपिक नहीं है तो आप जो मूवीज़ हैं, ड्रामा है, या फिर कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको पसंद है इंटरनेट पे, आप उसको इंग्लिश में देख सकते हो, उसको इंग्लिश में सुन सकते हो. क्योंकि जब आप सुनोगे, लिखोगे, देखोगे तो वो काफ़ी इम्प्रूव करेगा. और तीसरी चीज़ क्या है कि आपको एक, जैसे अगर आप अभी मेडिकल फील्ड में आने वाले हो तो आपको क्या करना है, आपको एक डिक्शनरी ले लेनी है जिसमें मेडिकल जर्गन्स लिखे रहते हैं. ऐसे शब्द जो मेडिकल में हम यूज़ करते हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी जो हम मेडिकल में यूज़ करते हैं. तो अगर आपके पास वो एक डिक्शनरी रहेगी तो आप उसको डेली डेली पढ़ोगे, डेली डेली समझोगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो जाओगे. हॉस्पिटल में जो भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनका आपको पहले से पता रहेगा. तो ये, और
ये डिक्शनरी वाली चीज़ जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो वो भी परचेज़ कर सकता है, क्योंकि जो डिक्शनरी है उसमें हमारी मेडिकल की टर्मिनोलॉजी काफ़ी अलग होती है नॉर्मल लैंग्वेज से। तो ये चीज़ आपको जब आप उसको बार बार पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि मतलब कौन सा पर्टिकुलर टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं बुखार को फीवर, बट मेडिकल में हम उसको बोलते हैं पायरेक्सिया। तो ये वाली चीज़ आपको पता रहेगी। जैसे लो बीपी है, किसी का ब्लड प्रेशर कम है तो उसको क्या बोलते हैं, लो बीपी जो नॉर्मल लोग हैं, बट मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं उसको, हाइपोटेंशन। ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन। ये वाली टर्मिनोलॉजी आपको पता रहेगी अगर आप कोई मेडिकल डिक्शनरी खरीद लेते हो। अगर आपको डिक्शनरी में पैसे लग रहा है कि मैं नहीं वेस्ट, मतलब मैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। ऑनलाइन डेली 10 से 15 लाइक टर्मिनोलॉजी लिख लो, उसको पढ़ो, एंड वो भी काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। एंड नेक्स्ट क्या करना है आपको, आप मतलब ये आपको सुनने में थोड़ा फ़नी लग सकता है, बट आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हम डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो बहुत ही छोटी छोटी सी रहती हैं। जैसे मुझे अभी 1 घंटे पढ़ना है, तो सोचो कि इसका इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं। या फिर मुझे बायोलॉजी का कोई टर्म है तो मुझे उसकी हिंदी आती है, जैसे सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ पता है, आप सोचो कि उसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो सकता है। एंड ये आप अपने सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अपनी डेली लाइफ के लिए भी, और जिस तरीके से आप सोचते हो कोई काम करते हो तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो कि अब मुझे पर्टिकुलर काम करने जाना है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। या फिर ये जो सामान रखा है घर में, इसकी इंग्लिश क्या होगी। ये मतलब ये बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि हर दूसरी चीज़ का मे भी आपको मतलब ना पता हो, बट अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो उन बच्चों से जो पहले से इंग्लिश मीडियम में है। क्योंकि हर किसी को इतनी डीप नॉलेज नहीं होती है किसी चीज़ की। जब आप स्टार्ट करोगे धीरे धीरे पढ़ना तो आपको आएगा, एंड जब आपको लाइक थोड़ा थोड़ा आप सीख जाओगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि अच्छा मैं अब सीख रहा हूँ, और आपको मज़ा भी आएगा इस चीज़ में। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तो फिर लगता है कि मतलब कैसे होगा कैसे होगा, बट जब आप एक बार स्टार्ट कर दोगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, एंड मज़ा भी आएगा धीरे धीरे कि चलो मैं सीख रहा हूँ। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है धीरे धीरे जब आप सीखने लगते हो। तो बट अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस मतलब आप शीशे में देख के बोलने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा, इससे देखो शीशे में देख के बोलने की कोशिश करोगे तो इससे सबसे पहले जो चीज़ मतलब होती है, पर्सनली मैं बता रही हूँ, मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था बट बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाई इसको बहुत टाइम तक फॉलो। बट अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये काफ़ी मतलब इम्प्रूव करेगा। पहला तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चाहे आप हिंदी में बात करो या फिर इंग्लिश में बात करो। बट अगर आप मिरर देख के बात कर रहे हो तो आपको खुद पता चलता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, आपका पोस्चर कैसा है, आप किस तरीके से बात कर रहे हो। और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो तो इससे आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। और क्योंकि पर्टिकुलरली ये वीडियो जो है वो इंग्लिश को डेडिकेटेड है, तो आप इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो, कोशिश करो कि मतलब आप किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में प्रोनाउंस करोगे ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ पाए। तो आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपका पढ़ना हो गया या फिर मूवी देखना हो गया कोई, या फिर बात करना हो गया या फिर सोचना हो गया, तो इस सारे काम के लिए ऐसा नहीं आपको पूरा दिन निकाल देना है। बट अगर आप ये, मैं जितनी भी अभी आपको 2-3 टेक्निक्स और रह गई हैं जो मैं आपको बताऊंगी, उन सबको मिला के आप सिर्फ 30 मिनट या 45 मिनट्स दोगे एक दिन में, अगर सारी फॉलो करते हो तो। और अगर सारी फॉलो नहीं कर रहे हो, 15 से 20 मिनट भी दे रहे हो इंग्लिश मतलब एक दिन में, तो आपकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। एंड यही चीज़ है कि अगर आप फॉलो करोगे तो, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तब तो मतलब कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, करना ना करना आपके हाथ में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मतलब ये थोड़ा सा अगर आपके फ्रेंड्स सपोर्टिव हैं तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि नहीं कोई समझने वाला है, देन इसको स्किप ही करना, क्योंकि काफ़ी मतलब सारे दोस्त अच्छे नहीं होते। आप हो सकता है कि आप उनको बताओ कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो आप उनके साथ ट्राई भी करो लाइक इंग्लिश में कुछ सेंटेंस यूज़ करने का, हो सकता है कि वो आपका मजाक बनाए। तो ये वाली मैं इसलिए सबको सजेस्ट नहीं करती हूँ। बट अगर आपके दोस्त सपोर्टिव हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, उनको भी आप मोटिवेट कर सकते हो इंग्लिश सीखने के लिए। बट अगर दोस्त सपोर्टिव नहीं है, जो मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसे लोगों के सामने मत बोलना, क्योंकि वो लोग आपको डिमोटिवेट कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स वाला तो आप रहने दो। उसके बाद एक नोटबुक आप यूज़ कर सकते हो, नोटबुक या डायरी, जिसमें आप डेली 4 से 5 ऐसे नए नए शब्द, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप सोचो कि मतलब इस पर्टिकुलर कोई मतलब ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या इंग्लिश में मीनिंग हो सकता है, या फिर कोई टर्मिनोलॉजी है, या फिर कुछ भी है, कोई नए शब्द,
जो आप उस डायरी में नोट डाउन कर सको एंड आप उसको डेली देखोगे तो आपको मतलब याद हो जाएंगी धीरे धीरे चीज़ें। एंड जब आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो आपको मतलब आप विश्वास करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप सीख रहे हो धीरे धीरे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको जो लाइक अभी जैसे बस आप इतना फॉलो करो, ये बहुत है, मोर देन इनफ है। इसके अलावा जब आप अपने कॉलेज में पहुंच जाओगे तो आप जो भी असाइनमेंट्स लिखोगे तो कोशिश करना कि आप खुद से ही लिखो, क्योंकि जब आप खुद से लिखोगे, खुद से पढ़ोगे तो आप ज़्यादा सीखोगे रेदर देन कि आप किसी और से लिखवा रहे हो। जब आप फर्स्ट ईयर रहोगे तो आपको इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप किसी और से लिख पाओ, बट मे बी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से या फिर जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, जब घर पे आए तो सोच रहे हैं कि भाई से करवा लेते हैं, बहन से तो ये वाली चीज़ें नहीं करवानी है, आपको खुद ही सारे अपने काम करने हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सको। उसके बाद आपकी क्लिनिकल कम्युनिकेशन, देखो डायरेक्टली जब आप कॉलेज में जाओगे तो उस टाइम आपकी कम्युनिटी बोल रही, क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं लगाएंगे। लेकिन जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी तो उस टाइम पे आप ट्राई करना कि आप पेशेंट से इंग्लिश में बात कर सको, अगर वो समझ रहे हैं तो। अगर लाइक ऐसे हमारे एज ग्रुप के हैं या फिर थोड़े से मतलब हमसे बड़े जो पेशेंट्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा ओल्डर पेशेंट है जिनको लाइक नॉलेज नहीं है, जो नहीं है पढ़े लिखे, तो उनसे आपको हिंदी में ही बात करनी है। बट जो थोड़े से पढ़े लिखे तो आप उनको ग्रीट कर सकते हो इंग्लिश में। अगर आप उनसे छोटी मोटी चीज़ें भी पूछते हो कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, अच्छा लगता है कि अच्छा बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, आ रहा है इनको। दूसरी चीज़, आप जब ये चीज़ें मतलब पब्लिकली प्लेस पे किसी पे यूज़ करोगे तो आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा एंड आपको अच्छा लगेगा कि मतलब मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो ये सारी टेक्निक्स थी जो पर्सनली मतलब मुझे सही लगती थी एंड काफ़ी बार मैंने यूज़ भी करी थी। स्टार्टिंग में जब मैं घर पे रहती थी तो मैं बस इसमें से एक चीज़ नहीं करती थी, वो थी कि मतलब फ्रेंड्स के साथ और मतलब घर वालों के साथ कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ तो कोई भी सेंटेंस बोलूँ, क्योंकि मतलब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मजाक मेरा भाई ही बनाता था, तो फिर मैं नहीं बोलती थी। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने भी ट्राई करी है, जैसे मैं जब मतलब मेरा जो ड्रॉप था उस टाइम पे, ड्रॉप कह लो आप या फिर बीएससी कह लो, मैंने 12th के 1 साल बाद अपना ये एग्ज़ाम दिया था यूपी सीनेट का, बट उसके बीच में मैंने 1 साल बीएससी करा था और उसी टाइम पे मैंने प्रिपरेशन करी थी। तो मुझे इतना पता था कि मेरा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो पूरा इंग्लिश में आने वाला है, मतलब अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, बट उस टाइम पे केवल इंग्लिश में आ रहा था। तो मैंने उस टाइम पे अपनी इंग्लिश में बहुत 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 काम किया था अपनी इंग्लिश पे। मैंने एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ती थी मैं, हिंदी वाली मेरे पास थी और इंग्लिश वाली मेरे फ़ोन में डाउनलोड थी, तो मैं पूरी मतलब रट ली थी कि पेपर जैसे भी आएगा मतलब मुझे करना है। तो यही वाली सेम चीज़ है कि अगर आपका पेपर हिंदी में भी आ गया, आप वो चीज़ कर चुके हो, बट अभी जब आपको मेडिकल कॉलेज में सर्वाइव करना है तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और ये इतना मुश्किल नहीं कि आप सीख ना पाओ, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत में आपको ईंट पत्थर भी नहीं तोड़ने हैं, बस अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना है। तो अगर आप इतना कर सकते हो तो आप डेफिनेटली एक मेडिकल कॉलेज में सर्वाइव कर पाओगे। एंड जो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या माइक्रो टीचिंग या फिर असाइनमेंट जो भी होते हैं वो हमें इंग्लिश में ही देने होते हैं, तो माइक्रो टीचिंग देखो आपको एक्सप्लेन करना है कि बच्चों को समझ में आए। अब अगर बच्चों को पूरा इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा उसमें इंग्लिश या फिर हिंदी भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई हमारे कॉलेज में तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करना है, बाकी असाइनमेंट्स जितने भी रहते हैं वो आपके इंग्लिश में ही रहेंगे और जो भी चीज़ें हैं सारी इंग्लिश में रहती हैं, बुक्स वगैरह भी आपकी इंग्लिश में रहेंगी। तो आपको अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी कमज़ोर है तो आपको काम करने की ज़रूरत है एंड आप उसको जितना जल्दी अच्छा कर लोगे वो उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और कम्युनिकेशन पे तो काम करना ही है, वो हिंदी या इंग्लिश या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है, बट कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, मतलब आप कैसे बोल रहे हो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मेरा ओवरऑल यही कहना है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितनी भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, आप इनको अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इम्प्रूव कर पाओगे अपने नर्सिंग में। एंड जो लोग अभी सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कभी नर्सिंग में एडमिशन लेंगे, तो आपको भी काम करने की ज़रूरत है एंड आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगर आप अभी से लाइक यूज़ करोगे इन सबको तो आप जब तक एडमिशन लोगे तब तक काफ़ी इम्प्रूव कर जाओगे। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में एक्सप्लेन की गई कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हो। एंड इस वीडियो को शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।